ठीक है, तो देखो आज हम जो टॉपिक बनाने जा रहे हैं उसका नाम है वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। तो इसमें जो बच्चों हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ी थी चीज, लास्ट क्लास में जो चीज पढ़ी थी हमने बताया था कि यहाँ पे आपकी अगर बॉडी ऐसे रखी है, ये लास्ट क्लास की आप वीडियो देख के उसमें देख सकते हैं। उसमें आपकी अगर बॉडी ऐसे रखी है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसकी जो इमेज बनती है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस, अगर बॉडी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखी है तो उसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। आगे बनेगी, पीछे बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, तो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर, मैं अगली बार से क्या करूंगा आपकी ऑटो रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो अगर ऊपर रखिए तो क्या इमेज टेढ़ी बनती है, हाँ सर टेढ़ी बनती है। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम स्पीड देने वाले हैं। अब स्पीड आप कैसे कैसे दे सकते हो, तो सुनो उसके तीन केस होंगे। अगर ये वाली बॉडी है, सबसे पहले इसी बॉडी को देख रहे हैं, देखो ध्यान से देखो कैसे कैसे आप स्पीड दे सकते हो, इस पे ध्यान देना। मान लो ये पहले वाला केस है आपका, इसको या तो इस बॉडी को हम इस तरफ लेके जा सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन में, परपेंडिकुलर शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं यहाँ पे, हम इस्तेमाल करते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दूसरा क्या इसको आप इस तरह लेके जा सकते हो, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जा सकते हो, दो केस हो गए। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस है ये वाला, ये बहुत ही अच्छा केस है और बहुत ही हार्ड वाला केस है। ये थोड़े से आसान है, दो केस है यहाँ पे ना, एक दोनों आसान केस है। क्या, एक तो ये फर्स्ट केस हो जाएगा और ये सेकंड केस हो जाएगा, ये बहुत आसान केस है, मतलब फॉर्मूले से आंसर आ जाते हैं इसकी चीजें। लेकिन जब बात करते हैं हम आपके इसकी, इस वाले केस की, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ये थर्ड केस बन जाएगा आपका। इसमें चाहे आप ऊपर लेके जाओ, चाहे आप ऐसे लेके जाओ, चाहे आप, ये तीनों एक ही केस में हम इंक्लूड करेंगे। जब बॉडी ऊपर होती है तो इनको हम तीनों केस को एक साथ इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि इमेज के साथ बहुत गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि इमेज सीधी नहीं बनने वाली। और जब इमेज सीधी नहीं बनने वाली तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए इस केस को थोड़ा सा, इस केस को हम थोड़ा सा हार्ड केस में इंक्लूड करते हैं। आसान वाले दो केस हैं, इसको हम पहले पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे क्या है केसेस, तो समझो। इसको हम तीन केसेस में बेसिकली तोड़ रहे हैं वेलोसिटी इन प्लेन मिरर को। पहला केस क्या हो जाएगा बच्चों आपका, इट विल बी, फर्स्ट फॉर्मेट बोलो, सेकंड फॉर्मेट बोलो, आपका हो जाएगा कि इफ बॉडी इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपकी बॉडी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखी हुई है। ठीक है, अब इसके इसके दो केस हैं एक्चुअली, इसके दो केस हैं क्या, इस फर्स्ट वाले के दो केस हैं, क्या क्या केस हैं इसके। एक तो केस हो जाएगा आपका फर्स्ट का, ए का, तो मैंने आपको डायग्राम दिखा रखा है कि बॉडी मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग का मतलब या तो आगे या पीछे कहीं भी सकता है, बस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चलेगी बॉडी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी रखी हुई है और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलेगी। और दूसरा केस क्या हो जाएगा यहाँ से, दूसरा केस बच्चों हो जाएगा आपका, दूसरा केस हो जाएगा आपका फर्स्ट का बीच पार्ट, चलो इसको फर्स्ट फर्स्ट नहीं करते, फर्स्ट करने से क्या कंफ्यूज हो गए, इसको हम सेकंड फॉर्मेट बोल देते हैं। सेकंड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इफ बॉडी इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी थोड़ा सा इजी केस है, ज्यादा हार्ड नहीं, फॉर्मूला याद करना है, आंसर निकालना है, क्वेश्चन आए हैं इसके। थर्ड केस सबसे हार्ड होता है, उसको हम समझेंगे नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, बट हम उसको एग्जांपल से करेंगे कि इफ बॉडी इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अगर बॉडी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी, अबव या बिलो, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अबव या बिलो शब्द इस्तेमाल करना गलत है, मैं इसको ये बोल सकता हूँ, एक सेकेंड, मैं बोल सकता हूँ इस, एक सेकेंड, हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ इफ बॉडी इज नॉट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखी है तब क्या होगा, क्योंकि जब हमने कल फिगर्स बनाई थी उसमें आपने समझ लिया था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं तो थोड़ी टेढ़ी बनती है, थोड़ा हार्ड केस बनता है वो। तो इन तीनों केस को देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला केस, बॉडी इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखी हुई है वो। तो सुनो, पहला केस हो जाएगा आपका कि भाई आपकी जो बॉडी है, फर्स्ट फॉर्मेट, जो फर्स्ट फॉर्मेट है वो पीछे लिख चुका हूँ, क्या फॉर्मेट है वो आप देख लेना एक बार आराम से। फर्स्ट फॉर्मेट को देखते हैं तो क्या बोल रखा है फर्स्ट फॉर्मेट के बारे में, ये बोल रखा है आपका अच्छे से कि जो आपकी बॉडी है वो आपकी इस तरह से, एक पहले समझेंगे इसको, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्या करेंगे आपका, उसके नेक्स्ट हम करेंगे आपका कि एक सवाल कर लेंगे उसके, और इसके सवाल आते हैं एग्जाम में, आईआईटी में तो भर भर के आते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे कि इस केस में क्या है आपका, इस केस में अगर
इस केस में अगर आपको क्या हो रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो एक्सटेंडेड हो, मतलब एक्सटेंडेड से क्या फर्क पड़ेगा, तो आप आखिरी के दोनों पॉइंट ले लेना, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। मान लो आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका इस तरफ कहीं जा रहा है, इसको मैंने बोल दिया वीओ, इसको मैंने बोल दिया वीओ। तो अब ऑब्वियसली इतना तो हर बच्चे को पता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के पास में जाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के पास में जाता है तो इमेज क्या जाती है, पीछे जाती है। खैर हमें उससे मतलब नहीं है, डायरेक्शन तो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, वो तो हम माइनस प्लस से निकाल सकते हैं, ऐसे हो जाएगी, राइट। और मैंने मान लो इस केस में ये भी बोल दिया कि मिरर भी चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, मिरर से मुझे मतलब नहीं, कहीं भी चल सकता है। लेकिन खास बात देना, ये सारी की सारी वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के मिरर के परपेंडिकुलर या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। ऑल वेलोसिटीज आर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, या पैरेलल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलोंग या पैरेलल भी बोल सकते हैं। पर बॉडी का इंपॉर्टेंट क्या है कि बॉडी इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये होना बहुत जरूरी है। जब नहीं होगा तो उसको अभी देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। आगे बात समझिए। अब इस केस में ये तो बहुत ज्यादा आसान केस है, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव करना है नहीं करना है वो तो कोई अलग बात है, पर फॉर्मूला निकल के बहुत आसान आता है। हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। सुनो कैसे। तो मैंने बोला सर कैसे कर देंगे इस केस में, तो मैं बोलता हूँ कि सर ये हो क्या रहा है, अगर ऑब्जेक्ट के मिरर के पास जाने से हो क्या रहा है। सर ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास जा रहा है तो हो ही ये रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, एक काम करते हैं इसमें कैपिटल कैपिटल कर दो वी को, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि वेलोसिटी कौन सी है और इमेज डिस्टेंस कौन सा है, तो वी कैपिटल कैपिटल कर दो। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका मिरर के पास जा रहा है तो चेंज क्या कर रहा है, सर चेंज कर रहा है आपका यू इज चेंजिंग, ठीक है। अगर यू चेंज कर रहा है तो यू क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रहा है तो क्या मैं इसको डी यू बाई डी टी से रिप्रेजेंट करूंगा। हाँ सर डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। और इसी को मैं किस नाम से, कैपिटल वी आपका वेलोसिटी को दर्शाएगा, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी का इमेज के बारे में क्या बोलता हूँ सर, वी जो अगर आपका ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज भी चलेगी ना। अगर इमेज चलेगी तो आपका वी क्या है आपका इमेज डिस्टेंस, ये क्या करेगा चेंज करेगा। अगर इमेज डिस्टेंस चेंज कर रहा है तो ऑब्वियसली इमेज की कोई स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस चेंज कर रहा है तो स्पीड चेंज हो जाएगी ना, तो स्पीड आ जाएगी तो उसको हम डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगी आपकी, दिस विल बी इमेज वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी, और इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल, इसको अपन लिखते हैं कैपिटल वी आई लिखते हैं। पर बात यह है कि वी ओ लिखते टाइम और वी आई लिखते टाइम में हमने कहीं भी रिलेटिव मोशन को कंसिडर नहीं किया। रिलेटिव मोशन से मेरा कहने का मतलब है हमने मिरर को कहीं कंसिडर नहीं किया, पर मिरर भी तो चल रहा है। अब आप अगर आपको रिलेटिव मोशन थोड़ा बहुत आता है, नहीं आता कोई बात नहीं, एक काम करना, रिलेटिव मोशन पे मेरी एक वीडियो पड़ी है, मैं एक काम करूंगा उसकी वीडियो लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। वो बहुत पुरानी वीडियो पड़ी है मेरी, काफी पहले डाली थी मैंने। रिलेटिव मोशन पे एक मेरी वीडियो पड़ी है ऑन यूट्यूब अपने शिक्षार्थ इंडिया पे। जिसको रिलेटिव मोशन नहीं आता वो एक काम करना, बस स्टार्ट, वो लगभग 1 घंटे की वीडियो, मतलब शायद 50 मिनट की वीडियो पड़ी है। आपका काम है उसकी स्टार्टिंग के 25 मिनट तक देखना, बस आपका काम है उसकी स्टार्टिंग की 25 मिनट देख लेना, जिसमें आपको मैंने पूरा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट समझा रखा है कि रिलेटिव मोशन आखिरकार होता क्या है, ठीक है। ये आपका काम है, होमवर्क करना। जिन्होंने भी नहीं देखी वीडियो एक बार जाकर जरूर देखना, जिनको रिलेटिव मोशन में थोड़े से डाउट है वो जाकर जरूर देखना। यूट्यूब पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है काफी पहले की, 25 मिनट का उसकी वीडियो देख लेना। लिंक मैं आपको भेज दूंगा आपकी टेलीग्राम चैनल पे, वरना मुझसे मांग लेना अलग से, या फिर आप चैनल पे सब्सक्राइब कर ही रखा है तो वहां पे भी आप देख सकते हो। तो ये वाली बात है। तो एक बार होता क्या है रिलेटिव मोशन, जब आपकी दो या दो से ज्यादा बॉडी चल रही होती है ना, तो आप चाहते हो कि अपने सवाल को एक या दो बॉडी में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ पे मिरर भी चल रहा है, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, इमेज भी चल रही है, तो इस केस में आप किसी एक वेलोसिटी को कम करना चाहते हो तो आप रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करते हो। अगर रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल क्या करते हैं, मैं हर दुनिया को, पूरी दुनिया को मिरर की नजर से देखता हूं। अगर मिरर की नजर से देखूंगा तो जो वी है वो VOM बन जाएगा, और जो VI है वो आपका VIM बन जाएगा। बस इतना अभी के लिए समझ लो। बस अगर मैं रिलेटिव मोशन के हिसाब से क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो अगर मैं मिरर की नजर से दुनिया को देखना चाहता हूं तो मैं मिरर की वजह से क्या होगा, अगर उसका रिलेटिव ले रहा हूं तो वीओ ना रह के VOM बन जाएगा। ये रिलेटिव कंसेप्ट है और ये एब्सोल्यूट कंसेप्ट होता है। ज्यादा डीप में अभी नहीं समझा सकते क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा उसमें। और VOM होता क्या है, इसको मैं लिखता हूँ VO माइनस VM लिख सकता हूँ, और VIM को क्या लिखता हूँ VI माइनस VM लिखता हूँ। बस इतना समझ लो अभी के लिए, रिलेटिव मोशन के लिए आपका इतना काफी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस केस में आपने ये दोनों चीज लिखी है अभी तक तो ठीक है, पर जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो उसमें आप एम तो वेलोसिटी और मिरर तो कंसीडर कर नहीं रहे। तो फाइनल फॉर्मूला में पता क्या करना, फाइनल फॉर्मूला में जहां पे VO आ रहा हो और जहां पे VI आ रहा हो, उसको VO और VI को हटा के VIM और VOM कर देना बस, ताकि आप वेलोसिटी, अगर मिरर रुका हुआ है तो VO लो VM लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर अगर मिरर चल रहा है तो आपको उस टाइम रिलेटिव मोशन का कांसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हम सोचते हैं सर ये ला कहां सकते हैं, तो ये डी बाई डी टी देख के और ये डी बाई डी टी देख के क्या कुछ फील नहीं आ रही तुम लोगों को? मुझे तो आ रही है। कैसे फील? देखो, तो याद करो कल मैंने आपको बताया था आपका मिरर फॉर्मूला, तो मैंने बोला था सर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। अगर मिरर सेम है तो f क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करूं तो ये वाली चीज तो मैंने कल करी थी, तो माइनस डी वी बाय यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी यू बाय, सॉरी वी है यहाँ पे, सॉरी वी है ना, तो वी स्क्वायर माइनस डी यू बाय यू स्क्वायर। कैसे आया कल वाली क्लास देख लेना, समझ आ जाए, और सामने जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा अलग अलग करने की कोशिश, ये तो मैं कल किया था, सेम चीज मैंने कल की थी आपकी क्लास में, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो कोई बोल रहा कैसे कर जा रहे हो, तो कल वाली क्लास एक बार अटेंड कर ले, नहीं तो अलग से वही पूछ ले। अब एक काम करता हूँ, दोनों साइड को मैं dt से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि सेम चीज से डिवाइड करता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि अभी थोड़ी इसको देखो, क्या ये जो du बाई dt है, यानी ये वाला, क्या ये जो du बाई dt है, क्या ये और कुछ नहीं, क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। सिमिलर जो du बाई dt है, जो du बाई dt है, हर्षी जी आप रिजॉइन कर रहे हैं, जो du बाई dt है वो क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज है। तो क्या मैं इस चीज को वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूँ, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर du बाई dt का मतलब क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है बच्चों, गड़बड़ ये है कि आपने इसमें ये कंसिडर नहीं किया कि आपका मिरर रुका हुआ है, आपने इसमें मिरर की वेलोसिटी कंसिडर नहीं की। ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है, इफ मिरर इज एट रेस्ट। अगर मिरर रेस्ट पर है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिरर अगर रेस्ट में नहीं हुआ तो मैंने क्या बताया, उसके लिए आप रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट यूज करते हो। तो रिलेटिव मोशन मैंने कहा इफ मिरर इज मूविंग, इफ मिरर इज मूविंग, तो उस केस में मैंने क्या कहा था, कुछ मत करो, जहां वी आई हो उसको वी आई एम लिख दो, जहां आपका वी, जहां आपका वी ओ हो वेलोसिटी से, वहां पे वी ओ एम कर दो, बस खत्म। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा, और ये फॉर्मूला आपको याद भी करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा गया एग्जाम में और इस पे सवाल भी आए हैं। आई होप कि समझ में आएगा। अच्छा कोई पूछेगा सर वी ओ एम वी आई एम क्या है, तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखो, जो वी आई एम है, जो आपका वी आई एम है रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको कैसे लिखते हैं अपन, यहाँ पे लिखेंगे इसको वी आई माइनस वी एम लिखेंगे, और इस वाली चीज को अपन लिखेंगे वी ओ माइनस वी एम लिखेंगे। बाकी प्लीज एक बार रिलेटिव मोशन वाली वीडियो देख लेना, तो काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, वरना बाद में हम 11th क्लास में जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तब तो हम समझा ही देंगे अच्छे से, तब तो समझ आ ही जाएगा, वरना अभी तो फॉर्मूले भी याद करना अच्छी बात है, ये होता है। और एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है, पुट ऑल, यानी वी ओ वी एम वी आई, और जो भूल जाते हैं बच्चे वो वी और यू, ये बच्चे भूल जाते हैं कि वी और यू भी साइन के साथ में, पर उनके साइन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वी और यू के साइन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर है, और दुनिया में किसी का भी स्क्वायर कर दो हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इन विद साइन आपको पुट करना है। हैप्पी जी बोल रहे हैं एक बार और, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा आई गेस, तो ठीक है, मैं एक बार पूरे को एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार सुन लो, समझ लो अच्छे से, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लो। अब देखो इस केस, इससे पहले अगर इससे पहले वाले पेज पे जाए तो मैं वहां से समझाना शुरू करता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी होगा पर समझना। मैंने क्या कहा कि आपका मैंने क्या कहा, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आपका वेलोसिटी इन, अरे ये गायब कहाँ हो गया, इस चैप्टर में अपन पढ़ने के वाले हैं आपका वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स, ऊपर से वही गायब हो गया। अब सुनो, स्फेरिकल में इन वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स के आपको तीन केस पढ़ने हैं। क्या केस, कि अगर आपकी बॉडी प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी है तो उसमें भी दो केस होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी है तो आपका क्या है कि बॉडी इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस या तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है तो या तो ऐसे जा रही हो या पीछे जा रही हो, पर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखी जा रही हो। दूसरा केस है कि अगर आपकी बॉडी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, मान लो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से इससे ऐसे मूव कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, वो केस। और तीसरा केस क्या हो जाएगा, आपका बॉडी जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखी तो कहीं यहाँ पे रखी है, अब वो या तो ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे, कैसे मूव करे, किसी भी केस मूव करती है। और ये थोड़ा सा केस वाला केस क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। ये दोनों इजी केस है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये पूछे जाते हैं, पर ध्यान देना एग्जाम में आपसे क्या पूछ रहा है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाला पूछ रहा है कि आपसे परपेंडिकुलर वाला पूछ रहा है। अब सुनो,
तो इसकी दो ये 3 केस हमको बताना चाहिए। पहला केस अपन जब कर रहे हैं तो पहली बात तो उसका केस क्या है कि बॉडी इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी बात कि जितनी भी वेलोसिटीज यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं ऑल वेलोसिटीज आर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वो आपके मिरर के पास चला। अगर मिरर के पास जाएगा तो साफ सी बात है क्या क्या चेंज होगा, क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, या जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रहा है तो मतलब किसी टाइम के साथ में चेंज कर रहा होगा ना, भाई ऐसे चेंज कर रहा है तो कोई स्पीड आ गई ना, उस स्पीड को हम du by dt बोल सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vo हो जाएगी, कैपिटल V लिख दिया। अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रहा है तो साफ सी बात है इमेज डिस्टेंस भी चेंज करेगा। अगर इमेज डिस्टेंस चेंज करेगा तो आप उसको भी स्पीड के टर्म्स में लिख सकते हो, du by dt स्पीड होती है, इसको हम इमेज वेलोसिटी लिखते हैं vi। अब बात आ रही है du by dt कहां से आएगा, तो डिफरेंशिएशन नाम की चीज है। अब ऐसा डिफरेंशिएशन हमने लास्ट क्लास में जब लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन पढ़ा था तब किया था, आंसर किया था। तो हमने क्या किया, मिरर फॉर्मूला लिख दिया, डेरिवेशन कर दिया, वो कर दिया सॉरी डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन वाला इतना पार्ट मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये कल हमने किया हुआ है। बस यहाँ पे बाय dt डिवाइड करके मैंने वेलोसिटी बना दिया और कुछ नहीं, इतना तो अपन कल किया था, बस बाय dt करके वेलोसिटी बना दिया। अब मैंने क्या कहा कि ये वाला फॉर्मूला तो तब आया जब आपने मिरर को किस बनाना है, रेस्ट बनाना है। अगर मिरर रेस्ट में ना हो, मिरर भी चल रहा हो, उस केस में क्या करेंगे, तब उस केस में हम क्या करेंगे, आपका हर वेलोसिटी को vi को vim से रिप्लेस कर देंगे, vo को vom से रिप्लेस कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। जिससे फर्क क्या है, vim का मतलब होता है vi माइनस vm, vom का मतलब होता है vo माइनस vm। इसको कंसेप्ट समझने आ रहा है, ये कैसे लिख दिया मैंने, तो इसके लिए एक बार रिलेटिव मोशन वाली वीडियो देख लेना। रिलेटिव मोशन क्या बोलता है आपका, जब आपकी कोई बॉडी चल रही होती है और चलती हुई बॉडी के रिस्पेक्ट में आपको किसी और का मोशन देखना है तो उसे हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। क्या करते हैं उस केस में, कुछ नहीं, अगर आपका सिंपल vo लिखा है तो उसको हम vom लिख देते हैं, vi लिखा है तो vim लिख देते हैं, और उसका मतलब क्या है vo माइनस vm और vi माइनस, इतना है। आई होप कि इतनी बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया। अब हम इस पे कर लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है पर संभल के करना क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, करें क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चन है आपके पास में सीधे, मैं उसकी पूरी वो राम गाथा नहीं सुना रहा आपको, क्वेश्चन की उसमें पूरा लिखा हुआ था। ठीक है, उसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज किया था ये बोल के कि ऐसे 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 हो रहा है, तो बच्चा ये समझ नहीं आता परपेंडिकुलर, जिसने ये समझ लिया परपेंडिकुलर है कि अलोंग है, यहाँ तो पढ़ाई आपने परपेंडिकुलर है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब ऐसे है कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बच्चों दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको ये बोल रखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल वी लिखा, ये इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपको दे रखी है। ठीक है, सवाल है आपका ये, सवाल पूछा गया है, अच्छा मिरर मूव कर रहा है, मिरर को भी मूव करवा दिया उन्होंने 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अच्छा सवाल है पर फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बच्चों को फॉर्मूला याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा और कुछ बात नहीं। अब कोई बच्चा बोला सर वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा गया तो हमको क्या निकालना है, वी आई निकालना है कि वी आई एम निकालना है। सुमाइला जी बोले आपने यू, हाँ इसको हम यूवी मेथड भी बोलते हैं, सही है बिल्कुल सही है, इसको हम यूवी मेथड भी बोलते हैं। पर मैं यूवी मेथड बोल के चमका नहीं रहा हूँ क्योंकि दुनिया में किसी एग्जाम में ये लिखा नहीं आता कि यूवी मेथड है, ये ऐसा कुछ लिखा नहीं आता, तो उससे चिंता करने वाली होती है, यूवी मेथड ही है। यूवी मेथड का मतलब जिसमें यू आता है इसमें वी आता है, खत्म। वेलोसिटी ऑफ, तो जब भी बच्चा उठा होता है सर वी आई निकालना है या वी आई एम निकालना है, जब सिर्फ इमेज के बारे में बोला तो आप साफ सी बात है सर वी आई निकालना है ना, करो करो कोशिश निकालने की। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि आपका फॉर्मूला होता है वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, माइनस प्लस का ख्याल रखना है यहाँ पे क्योंकि यहाँ वेलोसिटी साइन के साथ लिखी जाती है आपकी, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ वी आई एम का मतलब क्या है, वी आई माइनस वी एम, और वी ओ का एम का मतलब क्या है, वी ओ माइनस वी एम, सब कुछ आपको विद साइन रखना है, करो कोशिश करो कोशिश, राइट। फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले का मतलब क्या, वी आई एम का मतलब क्या होता है, वी आई माइनस वी एम, वी ओ माइनस वी एम होता है। अब फॉर्मूले में क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या पता करना है, तो सुनो, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से समझूं तो फॉर्मूला समझ में, अगर फॉर्मूला याद है सब कुछ कर सकते हो। क्या वी आई निकालना है तो ये तो छोड़ो, क्या वी एम पता है, हाँ सर वी एम पता है, बस डायरेक्शन के साथ रखना, ये 1 है, गंदा ही किया जा रहा हूँ उसको मैं, बस साफ से लिख देता हूँ उसको, ये आपका 1 है, 1। ठीक है, तो ये वी एम पता है, साइन के साथ रखना, आप पीछे प्लस लो, पीछे आगे माइनस लो, जो आपकी मर्जी लो, पर उसको फॉलो करना। क्या वी ओ दे रखा है, वी एम दे रखा है, क्या यू दे रखा है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या वी पता है क्या, नहीं, पर इसको मैं निकाल सकता हूँ क्या, किससे, मिरर फॉर्मूला से। तो पहले मिरर फॉर्मूला से ये स्मॉल वी निकालना है
और उसके बाद में फिर आपको वी आई निकालना है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। करो कोशिश हम निकालने की। आंसर बताओ, बताओ जल्दी आंसर। चलो इसको हम पैसे वाला सवाल कर देते हैं। जो भी बच्चा इस सवाल को सही करेगा वो आपका हमेशा की तरह 11 रुपए का इनाम का हकदार होगा। और आपको पता है मैं 11 रुपए देता हूँ, पिछली बार मैंने तृप्ति जी को भी दिए। ठीक है, जो भी बच्चा इस सवाल को सही करेगा उसको 11 रुपए मिलेंगे। बताओ, अब तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा सवाल करने में। वैसे तुम करोगे नहीं कभी। हैप्पी जी का आंसर है 0.75 मीटर पर सेकंड। हैप्पी जी 0.75 मीटर पर सेकंड सही है, पर पूरा आंसर दिया करो कि किस तरफ है। अवे फ्रॉम द मिरर है कि टुवर्ड्स द मिरर, या लेफ्ट या राइट में आंसर करो। टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, या फिर अवे फ्रॉम द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर। ये सारे आंसर करने चाहिए ना हमेशा। माइनस प्लस में आंसर छोड़ के नहीं आना है, और ना आपको आंसर सिर्फ वैल्यू में छोड़ के आना है। आपको विद अवे फ्रॉम द मिरर या लेफ्ट, या ये सब हमने प्लेन मिरर में समझा था ना। तो हैप्पी जी का आंसर आ रहा है 0.75 मीटर पर सेकंड। बाकी बताओ कोई आंसर, बाकी तो मैं करूंगा ही। सर ये कैसा धोखा था? ये कैसा धोखा था? नहीं, फीस तो बढ़ेगी, पर इसलिए बढ़ेगी क्योंकि तुम लोग क्लास अटेंड नहीं करो, तुम लोग सीरियस नहीं हो रहे, इसलिए बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ेगी ये मुझे पता नहीं, मैं सोचूंगा, पर बढ़ेगी तो जरूर। क्योंकि तुम लोग पहले एक साथ जोर जोश में 20-20 बच्चे आ गए, मैंने 20 का रखा था, अब तुम आ ही नहीं रहे पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम लोग कर रहे हो वही 100 रुपए वाला काम। तुम्हें लग रहा है 100 रुपए पढ़ाए तो सब फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, इज्जत नहीं है ना। चलो कोई ना। तो मैं क्या कह रहा था आपका, मैं बोल रहा था कि किसी को मैथ पढ़नी है तो मैथ के लिए इस पर कॉन्टेक्ट कर रहे, नीचे लिखा हुआ डिटेल, आपने 200 ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपका अच्छा ओके, तृप्ति जी ने आंसर किया -7/4। हैप्पी जी आप ही पढ़ रहे हो कि? मुझे लग रहा है हैप्पी और तृप्ति है क्या, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है ही नहीं क्या? कुछ तो आंसर दो, कुछ तो करो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ गए बाकी लोग? मनदीप जी का आंसर है 1.06। अरे तुमने डेसिमल में देना जरूरी था। 1.06 कितना होता है? अरे फ्रैक्शन में आंसर दे दो। अवे फ्रॉम द मीन में ज्यादा है। ठीक है मनदीप जी, आपको भी आंसर ठीक ठाक लग रहा है मुझे। सो गए सब शायद सो गए, मुझे गड़बड़ लग रही है। अब जो क्लास में आंसर नहीं करेगा ना, बाकी टाइम पे तो पता नहीं क्या क्या उल्टी सी बात। तुम्हें शर्म क्यों आती? अगर किसी को ये लग रहा है कि मेरा आंसर सबके सामने आएगा, मेरा आंसर सबके सामने आएगा तो बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये होगा, अमन में समझ रहा हूँ आपकी बात। तो प्राइवेट कर दो। आपके पास में मैसेज प्राइवेट करने का भी ऑप्शन होता है। प्राइवेट मैसेज करने का भी ऑप्शन होता है, जो आपका कोई और नहीं देखेगा, सिर्फ मैं देखूंगा। ठीक है, और अगर प्राइवेट मैसेज आएगा तो मैं उसको पढ़ूंगा भी नहीं। अगर तुम्हें इतनी शर्म आ रही है तो शर्म किससे कर रहे हो तुम? मैंने पहले क्या कह दिया, अगर किसी का आंसर आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप क्लास में जिंदा हो कि नहीं हो। दो बच्चों ने कहा है जिंदा है, बाकी लोग पहले रिप्लाई करो, कहाँ है बाकी बच्चे? क्लास क्या है ये, फोन छोड़ के चले गए क्या आपने सोने के लिए? कहाँ है बाकी बच्चे? रिप्लाई करो, कुछ भी करो, हाँ ना नहीं हेलो नमस्ते सबको लिखो। क्लास में एंटर करते टाइम तुम हेलो नमस्ते करते रहते हो, क्लास में सवाल करते टाइम तुम गायब हो जाते हो। कहाँ है? पहले तुम हाय हेलो सुनाओ अपनी। चलो करते हैं सवाल। तुम्हें मैं इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीजें बताना चाह रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल ही वो सोच ही नहीं रहे हो उस लेवल तक की जाने की। मैंने कभी ये बोला कि तुम्हारा गलत आंसर है? मैंने तुम डांटा इस बात पे? गलत आंसर कैसे आप कर दिया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी गलत आंसर करने की? तो डंडे मार रहा हूँ मैं तुमको यहाँ पे बैठे बैठे। गलत आंसर करते हो मैं समझाता और हूँ अच्छे से, और मैंने कहा वेरी गुड आंसर किया तुमने। फालतू 11-11 रुपए और बांट रहा हूँ तुम लोगों को। मत पढ़ो, किसका नुकसान कर रहे हो? मेरा तो कुछ नहीं कर रहे, मेरा तो वैसे भी नुकसान नहीं हो रहा कुछ। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं अगर इस क्वेश्चन को हम। तो अब क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन में? किस क्वेश्चन में क्या है कि इस फॉर्मूले को देख के हमें पता लग रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ, उसके हिसाब से हम अपना आगे बढ़ते हैं। हमें वी नहीं पता तो साफ सी बात है हम मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले यू लिखते हैं। यू कितना दे रखा है आपको? -30 सेंटीमीटर। एफ कितना हो जाएगा सर? एफ होता है आपका r/2। ये r दे रखा है, बहुत सारे बच्चे तो यही खत्म हो जाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को भी पढ़ लिया करो ना। तो एफ हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, वी निकालना है। तो वी कितना होगा? अब ये वाली चीज तो मुझसे मत निकलवाओ कम से कम। 1/v + 1/u = 1/f। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है, मुझे तो आ रही है मेरी आवाज, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही?
एक सेकेंड, अबे आवाज आ रही नहीं आ रही? बाकी लोग बताओ, कोई एक आध बच्चा मैसेज कर दो, यस और नो कर दो। आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। ये हो गया तो वन बाई वी कितना हो गया? वन बाई वी हो गया वो, तो वन बाई यू कितना हो गया सर? वन बाय माइनस 30 हो गया, और यहाँ पे वन बाई एफ क्या हो गया? वन बाय माइनस 10 हो गया। तो यहाँ से वन बाई वी इज इक्वल टू आपका माइनस वन बाय 10 प्लस वन बाय 30। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो इट विल कम आउट टू बी माइनस 20/300। इसे काटाबिटी मचाऊंगा, वी की वैल्यू मैं -15 पाऊंगा। तो वी आ गया, यू आ गया, तो इस फॉर्मूले में ये वाली चीज पता लग गई, ये वाली चीज पता है, एम पता है। अब सुनो, अब मैं मान लेता हूं कि जो भी वेलोसिटी आपकी, जो भी वेलोसिटी इस तरफ है उसको प्लस मान लेता हूं वेलोसिटीज के लिए, और जो भी वेलोसिटी इस तरफ है उसको नेगेटिव मान लेता हूं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मैं सवाल करना चाहता हूँ तो फॉर्मूले के हिसाब से तो वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, सिर्फ 2-3 बच्चों ने जो आंसर किया है ना, एक तो तुम लोग बार बार रीजॉइन कैसे हो रहे हो? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है शायद। वी आई माइनस वी एम को अगर तुम प्यार से देखो, अगर मैं इसके हिसाब से लूँ तो वी एम पीछे की तरफ था, उसको मैं -1 लिखूंगा। वी ओ को देखूं तो वो आपका इस तरफ है, तो उसको मैं +2 लिखूंगा। बस वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे वी एम क्या रखूंगा? -1 रखूंगा, और यहाँ पे माइनस वी क्या है आपका? ये है 15, और नीचे क्या है आपका 30। दोनों का स्क्वायर, तो उसको होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे वी ओ कितना है? वी ओ आपको दे रखा है +2, और माइनस माइनस 1 हो जाएगा। साइन के साथ रखोगे तभी आंसर पाओगे, और इसी वजह से तृप्ति का आंसर बिल्कुल सही है, और तृप्ति फिर से 11 रुपए जीतने वाली है। यहाँ से काटापीटी मचाऊंगा, यहाँ से 1/4 पाऊंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो वी आई क्या हो जाएगा आपका? वी आई हो जाएगा आपका -3/4 -1, विच विल कम आउट टू बी -7/4। अर्शी जी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, वापस रिज्वाइन कर रही हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आएगा आंसर आखिरी आपका। अगर कोई पॉइंटों में लिखना भी चाहता है इसको, किसी ने, एक बच्चे ने पॉइंट में आंसर किया था शायद, मनदीप ने, ये हो जाएगा आपका 4 और 4 के बाद क्या बचेगा आपका? 3 बचेगा, 4 7 28, तो 1.75 बचेगा, 1.07 नहीं बचेगा। और ये नेगेटिव का क्या मतलब है? कि वेलोसिटी आपकी इस तरफ है, इसका मतलब आ जाएगा, हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज आपका -7/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, सॉरी, अवे फ्रॉम मिरर। हाँ मैं समझता हूँ हैप्पी, गलती वही होती है अपने से, बहुत छोटी सी गलती होती है। सवाल हार्ड नहीं है, सवाल ये है कि आप लोग करना ही नहीं चाहते हो, या तो कुछ सब बच्चे हैं जो करना ही नहीं चाहते हैं, या दूसरे बच्चे इतना डरते हैं कि भाई आंसर दे देंगे तो सर मार देंगे। अभी मैंने क्या है, तुम जो बच्चे हैं वो तो पुराने बच्चे हैं, तुम भी मुझे डरोगे तो यार क्या चलेगा? वैसे तुम बोलते रहते हो कि हम सर आपको बड़ा भाई जैसा मानते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम रिप्लाई भी नहीं करते हो और मुझसे डर रहे हो। तुम मुझसे कब तक डरोगे यार? 1 साल तो हो गया, अब भी डरोगे क्या? मुझसे प्यारा इंसान तुम्हें जिंदगी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो, तो आंसर क्या बोलोगे? वी आई इज इक्वल टू +7/4, प्लस नहीं मतलब प्लस को हटाई दोगे, 7/4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, ये आंसर होगा। और तृप्ति जी का आंसर बिल्कुल सही है, तृप्ति जी जीतती हैं आपकी फिर से 11 रुपए। कल आपको 11 रुपए मिल जाएंगे, आप फिर से ग्रुप में सबको चमकाएंगी तृप्ति जी, ठीक है। अरे समझ में आ गया ना क्वेश्चन? चलो, अब तुम इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे ढंग से, तो फिर यार बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर कैसे कर पाओगे? अब सेकंड केस करते हैं। अब पता है ये क्वेश्चन कहाँ कैसे कैसे बनेंगे, क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ये सवाल नहीं कर पाते तो आप कैसे बड़े बड़े सवाल करोगे? एचसी वर्मा में सवाल मिलेंगे आपको इसके, आपको डीसी पांडे जी में सवाल मिलेंगे आपको इसके, एचसी वर्मा जी में सवाल मिलेंगे आपको इसके, ठीक है। और इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल करेंगे, आप इतना इजी सवाल नहीं करोगे तो यार आप उतने बेहतरीन सवाल कैसे कर पाओगे? और आ भी रहे हैं आईआईटी में, नीट में कभी भी आ भी जाते हैं। पता कैसे सवाल आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। कर नहीं रहा क्योंकि उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत है, पर मैं बता रहा हूँ कर सकते हो। मान लो आपका एक मिरर रखा है, कौन सा मिरर है सर? कौन की मिरर है? ठीक है, ये सवाल आते हैं एग्जाम में। और मान लीजिए ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, आप कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि भाई कर नहीं सकते, पर डर के इतना बैठा कर रखा है अपने अपने मन में अपने लिए कि भाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से एक बिल्डिंग के ऊपर रखा है ऑब्जेक्ट, नीचे मेरा रखा हुआ है, और इस बिल्डिंग की हाइट है मान लो आपका कुछ भी है 50, अराउंड 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो 50 है। और यहाँ से आपका उसको मैंने ड्रॉप किया है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो मैं बताया ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 आती है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो साफ सी बात है कि इमेज की वेलोसिटी आएगी ना कुछ ऊपर की तरफ। और मान लो मैं मिरर को मूव नहीं कर रहा, मेरी मर्जी है, मैं मिरर को मूव कर भी सकता हूँ, नहीं भी मूव कर सकता, कुछ भी है, इसका फोकल लेंथ दे रखा होगा, सब कुछ है। क्या इस सवाल में जैसे फोकल लेंथ एग्जाम्पल की फोकल लेंथ मैंने इस केस में आपका मानो 10 दे रखा है आपका, ठीक है, यू आपको 50 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, और आपसे पूछता हूँ वापस से कि बताओ वाई वी आई क्या होगा? तो कोई बड़ा सवाल है क्या ये? कुछ भी नहीं, सवाल नहीं है, सवाल में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के सवाल पूछ जाते हैं, पता कैसे पूछेगा? फाइंड
वी आई अभी तो जीरो ही होगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज आफ्टर 2 सेकंड्स, ये सवाल बनेंगे। तो पता है सवाल कैसे किया उसने, उसने मोशन अंडर ग्रेविटी को, उसने, बच्चे बोलते हैं हार्ड हो गया, हार्ड हो गया, मर गए। अरे कुछ नहीं किया उसने, मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस रे ऑप्टिक्स को मिला दिया। उसने मोशन अंडर ग्रेविटी और रे ऑप्टिक्स को उसने क्या कर दिया, मिला दिया, बच्चा मर जाता है। तो उसने, अरे कितना हार्ड सवाल, अरे हार्ड कहां से हो गया बेशर्मो, कैसे करना है इसको, इस सवाल को अगर मैं करूं तो मैं बोलूंगा 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद आपके वीओ क्या होगा, सर वीओ हो जाएगा, याद है ना, वी इज यू प्लस 80, तो यू प्लस 80 से लगाऊंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लूंगा, ए को क्या लूंगा, ए को मैं जीटी लूंगा, वीओ क्या ले लूंगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, मतलब 10 इंटू टी, टू क्या है, ये 20 हो गया। तो 2 सेकंड बाद में आपका क्या हो जाएगा, 2 सेकंड बाद में जब यहाँ पे कहीं पे होगी आपके ऑब्जेक्ट, तो नीचे की तरफ किससे आ रहा होगा, ये समझा रहा हूँ और समझ लो इसको अच्छे से। बड़ी बड़ी किताबों में सवाल मिलते हैं और सवाल होते हैं बहुत आसान, पर आप लोग ना ये समझते हो, अरे ये टॉपिक दोनों को मिला दिया तो बस खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यार, आप पढ़ के तो देखो चीजों को, ठीक है। तो वीओ, इस वीओ की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। अब बोला जब वीओ 20 होगा तो बताओ आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो कुछ नहीं बचा यार। अब इसकी सबसे पहले जब आपका वीओ 20 है तो पहली बात ये भी निकालना पड़ेगा कि वो कितना नीचे आ गया है, 50 है ना, पहले कितना नीचे आ गया, वो कैसे निकालोगे, वो निकालते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो दो कंसेप्ट मिला दिया बस उसने और कुछ नहीं किया। ये तो जीरो है तो ये तो हट जाएगा, एस क्या आ जाएगा सर, एस आ जाएगा आपका हाफ इंटू 10 इंटू टी इंटू टी यानी 2। तो देखो कितना भयंकर सवाल बन सकता था, पर कितना इजीली कर सकते हो, यानी वो 20 नीचे गिर गया, अगर 20 नीचे गिर गया तो कितना ऊपर है अभी, सर वो अभी है आपका 30 ऊपर है, पहले 50 था अब 30 है। देखो समझ रहे हो ना सवाल को मैं कितना आसानी से कर पा रहा हूँ, पर क्योंकि सर मेरे कंसेप्ट क्लियर है। अब अब ये खत्म हो चुका सवाल, अभी आपका मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म, यहाँ पे आपका मोशन अंडर ग्रेविटी चैप्टर खत्म हो चुका, ये पार्ट था मोशन अंडर ग्रेविटी वाला, ये खत्म हो चुका। अब शुरू हो रही है आपकी वापस से रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है आपका, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। अब क्या है आपके सामने एक सवाल है इस तरह से, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 10 दे रखी है, जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है, 30 है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी नीचे आते टाइम इस टाइम पे कितनी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है आपके 20। आपसे क्या वी आई नहीं निकलवा सकता क्या, या नहीं निकाल सकते क्या, जो सवाल अभी हमने किया वही सवाल है, क्या था सवाल, कुछ था, बस सवाल उसने बड़ा कर दिया दो कंसेप्ट के साथ। तो सवाल यार हार्ड नहीं होते फिजिक्स के, कभी हार्ड नहीं होते फिजिक्स सवाल, सवाल हार्ड पता कब होते हैं, मैं किस सवाल को हार्ड बोलता हूँ, मैं उस सवाल को हार्ड बोलता हूँ, जिस सवाल में आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, टफ कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक घुसेड़ दी उसने, लॉगरिथम घुसेड़ दिया उसने उसने एक्सपोनेंशियल घुसेड़ दिया, सब घुसेड़ दिया। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ सवाल होते हैं, ऐसे टफ सवाल बनते हैं, उड़ जाते हैं, बच्चे का दिमाग फ्यूज हो गया, मर गया। अरे आज की बात तो मैंने फिजिक्स छोड़ दी, मैथ को देख के, अरे इसमें मैथ कहाँ थी, इतनी तो फिजिक्स है ना, इतनी तो तुम समझ सकते हो ना कि जोड़ घटाव भी नहीं कर पाओगे क्या, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे सर, वी आई, इसमें वी आई एम लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एम जीरो है, तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, आपका वी ओ पता है, ठीक है, ये रहा, वी आई निकालना है, वी यू पता है, तो क्या पहले पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले वी निकालना पड़ेगा, वी किसकी मदद से निकालोगे, इसकी मदद से और इसकी मदद से, निकल जाएगा। अरे निकलेगा कि निकलेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तुम वरना तुम्हारे तोते उड़ गए, समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, कर सकते हो ना सवाल को, मेरा कहने का मतलब ये। अब पता है मैं तुम्हें और कैटेगरी दिखा दूंगा, सवाल की कैटेगरी खत्म नहीं है मेरे पास, मेरे मन में है ना, मैं ऐसे सवाल बनाऊंगा, ऐसे ऐसे चुटकियों में सवाल बनेगा और इतने अच्छे से सवाल बना दूंगा, पर वो सवाल को ग्रैब करने वाला होना तो चाहिए ना, कोई समझने वाला तो होना चाहिए ना। अब मेरा नॉलेज लेवल जा रहा है फिजिक्स में इतना ऊपर, मैं लेके जाना चाहता हूँ कि मैं तुमको वहां लेके चले जाऊं, और तुम साला यहाँ का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो कि भाई पहले क्वेश्चन को तुम रिप्लाई करने में तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो यार, तो क्या समझाऊंगा मैं, मेरे मेरा मेरा इंटरेस्ट कैसे आएगा पढ़ाने में, मेरा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में, खुद बताओ। मान लो तुम किसी की चीज, इंसान को कोई बड़ी चीज समझाना चाह रहे हो कि ये होता है ब्लैक होल, ये होता है कंसेप्ट, ये होता है एनर्जी, और वो बोल रहा है कि मास क्या होता है, तुम उसको समझाना चाह रहे हो इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और तुमसे पूछो मास क्या होता है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है एक घुमा के नीचे, एक घुमा के दें, इतना तेज घुमा के दें कि उसका सारा मास कम हो जाए, ठीक है, वही वाली बात तुम कर रहे हो। तो यार थोड़ा सा अपने लिए मेरे लिए काम कर लो, गलत आंसर दे दो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुक्का ही मार दो, तुम तुक्का मारो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हो, वी आई निकल के आ जाएगा, बस ऐसे क्वेश्चन कितने पूछ सकता है आपसे। अब तो एक और क्वेश्चन बनाता हूँ इस कैटेगरी में, देखो क्वेश्चन की कमी नहीं है मेरे पास, तुम एक बोलोगे मैं 10 बनाऊंगा, क्यों, कंसेप्ट अच्छे ना मेरे। अगर मैं पूरी फिजिक्स को, मैं को क्या करना है, इस टॉपिक को यहां से ये टॉपिक उठाता हूँ, चिपका देता हूँ नया क्वेश्चन, और बच्चा मर जाएगा। देखो कैसे एनएलएम मैं क्या करता हूँ, एनएलएम को
हाँ, एनएलएम को मैं रे ऑप्टिक्स से जोड़ता हूँ। देखो कैसे जोड़ूंगा, एनएलएम मतलब न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। देखो बोले सर एनएलएम ही नहीं होती हमसे, तो रे ऑप्टिक्स कैसे करेंगे, क्यों नहीं हो रही, वही गड़बड़ है ना। मान लो यहाँ पे एक आपका 2 kg का मास है, ठीक है, और यहाँ पे आपका इस तरह से एक डोरी बंध के मस्त आ रही है, और यहाँ पे आपका 3 kg का मास है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग है सब कुछ। यहाँ पे मैंने एक कॉनकेव मिरर रख दिया। देखो क्या प्यारे प्यारे सवाल बन रहे हैं, और तुम लोग इनको देखकर डरते हो। डर इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारे कहीं ना कहीं कंसेप्ट में कमी आ रही है, ठीक है। और बोल रखा है कि अभी ये कुछ मान लो कि 20 मीटर की दूरी पे है, और फोकल लेंथ आपकी इसकी मान लो कुछ मैंने दे दी, फिर से 20 ही दे दी मान लो, ठीक है। और आपका बोल रहा है कि बताओ फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ 3 kg आफ्टर 2 सेकंड। क्या कर रहा हूं उसमें, कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे सिस्टम को बोलूंगा रिलीज किया गया, क्या कर दिया, वही के सवाल, सेम सवाल वापस कर दिया मैंने, सेम टू सेम सवाल वापस आपकी आंखों सामने रख दिया, ठीक है, सेम टू सेम सवाल। बस केस क्या है आपका कि पहले एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा एनएनएम की मदद से। एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे सर, एक्सेलेरेशन होता है आपका इस केस में एफ नेट बाय एम, ठीक है। तो एफ नेट सिर्फ 30 की वजह से आ रहा है, तो 30 डिवाइड बाय, वो टेंशन वेंशन का मत लेना पड़ेगा आपको, 30/5 हो जाएगा आपका 2+3, 5 क्या है आपका 2+3 है, तो ये आपको 6 आ जाएगा। आपको इस बार फिर 6, आपको अगर बोर्ड रखा होगा ग्रेविटी लेनी है नहीं लेनी है, वो सब कुछ बता रखा हूँ सवाल में। तो बच्चों यहाँ सवाल हार्ड नहीं बनते फिजिक्स में। तुम और सवाल बोलो, मैं तुम्हें सामने और सवाल पढ़ता हूँ, ये सवाल ऐसी और में देखो। पर बात है ना तुम्हारी, तुम उतना लेवल तक सोचो तो सही क्या करना है। अब मैं बताऊं क्या करता हूँ, मान लो मैं मोमेंटम को, मैं मोमेंट, और ये सवाल बड़े प्यारे प्यारे सवाल, मैं मोमेंटम को मिला देता हूँ आपके ऑप्टिक्स के साथ में। अब सुनो इसी सवाल, कितने प्यारे प्यारे सवाल में बना सकता हूँ, पर तुम थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाओ। मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे एक बंदूक रखी है, ठीक है, और बंदूक से में गोली निकलती है, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा दिया। बताओ अब गोली आ रही है, वो आ रही है, सारे सवाल क्या इससे सेम सवाल नहीं बन जाएगा कि गोली की इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। और सुनो सवाल, सवाल की कमी, तुम सवाल देखो कैसे कैसे सवाल बनेंगे, ठीक है। सवाल बनाता हूँ मैं एसएचएम का, मैं मिलाता हूँ एसएचएम प्लस ऑप्टिक्स। तो बेटा मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, पर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करो। ऐसे बोल दिया कि देखो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और सामने आपके बिल्कुल ऐसे ऐसे एक बॉडी है जो एसएचएम कर रही है इस तरह से। स्प्रिंग मान लो, स्प्रिंग लगा दी मैंने यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, इसी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग रख दी। तुम सोच रहे हो कितने प्यारे प्यारे सवाल बन रहे हैं, और ये सारे सवाल आप कर सकते हो, सब कर सकते हो। मैं आपको दुनिया दिखाना चाह रहा हूँ कि दुनिया कितनी प्यारी है फिजिक्स की, और सारे सवाल आप कर सकते हो। बोला कि ऐसे कर रहा तो बताओ कितनी वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी, ऐसे जा रही है तो बताओ कितनी वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या है सवाल में, कुछ भी नहीं है। अगर आपको एसएचएम क्लियर है तो आप सवाल भी कर दोगे। वही सवाल की कमी नहीं है दुनिया में, पर आप कैसे आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। आप दिमाग में अगर लेके बैठो फिजिक्स हार्ड है तो नहीं कर पाओगे, और अगर दिमाग में तुम्हारे बैठा कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो कर ही लोगे। पर वही है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ चीजों, ठीक है। तुम्हारा जो टीचर है ना, सही बताऊं, तुम्हारा जो टीचर है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत ऊंची ऊंची चीजें सोच के बैठा है, पर वो ऊंची चीजें तभी कर पाएगा जब तुम उसका थोड़ा सा साथ दोगे, ठीक है। और अगर यार मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ इन चीजों के बारे में, पर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको एहसास हो इस बात का। यार ये अगर तुम एक कोचिंग को 20-25 हजार रुपए भी दोगे ना, वो नहीं पढ़ाएगी तुम्हें ये चीज, मैं गारंटी देके बता रहा हूँ। कोई कोचिंग इनका नाम नहीं लेगी तुम्हारे सामने इन सब चीजों का। क्यों नहीं नाम लेके बताऊं, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आती चीज, आपने दिमाग में उठाई, मेरे को समझ में आएगा ही नहीं, मेरे समझ में आएगा ही नहीं। फिर आपकी समझ, आप ये लेके बैठे हो दिमाग में समझ में आएगा नहीं, तो वो टीचर जब पढ़ाने जाएगा तो आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, आप टीचर की बुराई कर दोगे, आपको टीचर पसंद नहीं आएगा, तो पढ़ाते भी नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ टीचर को आता नहीं, वो पढ़ाते नहीं जानबूझ के। और आप फीस कितने पे कर रहे हो, 25-30 हजार फीस पे कर रहे हो ना, उसके बाद भी वो पढ़ा नहीं रहे। मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, और फीस के नाम पे तुम भी कितना जानते हो, क्या ले रहा हूँ मैं तुमसे। पर मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ कुछ बड़ा हो जाए दुनिया में, तुम्हारे साथ में कुछ कर लो दुनिया में। फिजिक्स में इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ ना यार, कि तुम यार आज के 10 साल बाद जब, अरे यार मेरे को अपने 12th में, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किससे पढ़ाऊँ। आज थोड़ी सी उल्टी सीधी बात ही कर लेते हैं अपन। चलो वापस लौट के आते हैं। सेकंड केस जो है आपका, सेकंड केस जो है आपका, उसमें केस में हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग परपेंडिकुलर, उसकी जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर टू फीस। देखो मैं शायद, मुझे लग रहा है मुझे अगले हफ्ते से थोड़ी सी फीस बढ़ानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि 2-4 बच्चे कम भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। पर अगर 2-4 बच्चे मेरे लिए लॉयल हैं, और 2-4 बच्चे सोचते हैं उनको फिजिक्स पढ़नी है,
और फिर उसमें कुछ नाम कमाना है, अच्छा करना है, तो वो आएंगे और फीस बढ़ेगी। ऐसे नहीं बढ़ाने वाला कि तुम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, पर इतनी सी बढ़ाऊंगा कि ताकि तुम्हें थोड़ा सा रियलाइज हो कि हाँ भाई थोड़ा सा पैसे दिए तो काम तो हो। इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, मर मत जाना, 2-4 बच्चे अभी से हार्ट अटैक आ जा रहे मर गए, ऐसे अरे मैया ऐसा करना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा हो जाए मान लो, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, सुनना, ये इस तरह से कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और बढ़ा मैं इसलिए नहीं रहा कि मेरे को फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम्हारी सीरियसनेस मुझे बढ़ानी है अब। ठीक है, अब सुनो, इस केस में क्या हो रहा है कि मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और आपका इस बार मैंने इसको ऊपर की तरफ भगाया। अब सुनो, देखो सारा फंडा इस बात का है, सारा फंडा इस बात का है कि हमारी वेलोसिटी डालने से ऑब्जेक्ट पे या इमेज पे वेलोसिटी आने से फर्क किस चीज के ऊपर पड़ रहा है, किस तरफ पड़ रहा है, तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसको हमें समझना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इस केस में आपके ऑब्जेक्ट की क्या चेंज होगी, हाइट चेंज होगी। वापस सुनो, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इस केस में उसकी क्या चेंज करेगी, हाइट चेंज करेगी। अगर हाइट चेंज करेगी तो हम इस बार हाइट के लिए वेलोसिटी की बात करेंगे। अगर ऊपर जा रहा है तो हाइट क्या होगी, हाइट आपकी चेंज करेगी, किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल चेंज। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे कृष्ण कन्हैया, ठीक है, अगर ये चेंज हो रही है तो इस बार हम डी एच ओ बाय डी टी की बात करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इस बार वीओ लेके चलेंगे, पर ये वीओ परपेंडिकुलर देता हूं ताकि आप पिछले वाले से कंफ्यूजन ना करो। वीओ परपेंडिकुलर का मतलब है आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाए तो साफ सी बात है इमेज कहां जाएगी, सर इमेज नीचे जाएगी। क्या डायरेक्शन तो आपको मतलब नहीं, क्या चेंज हो रहा है, क्या इमेज की हाइट चेंज होगी, हाँ सर इमेज की हाइट चेंज होगी। अगर इमेज की हाइट चेंज होगी तो मैं इस बार क्या बोलूंगा, एच आई की बात करूंगा। ठीक है, एच आई क्या है आपका, एच आई है आपका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो डी एच आई बाई डी टी हो जाएगा आपका, क्योंकि जो चेंज कर रहा है मैं उसकी वेलोसिटी की बात करूंगा ना, तो मैं बात करूंगा वी आई, सॉरी वी आई है ना, हाँ आई, वी आई परपेंडिकुलर, वी आई परपेंडिकुलर मतलब है वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ठीक, अब दोनों की बात, अब बात करता हूं कि सर मैं इनके बीच में रिलेशन कहां से लाऊं। तो एच ओ और एच आई के बीच में रिलेशन कहां से आता है, एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, वो था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या उसमें एच आई और एच ओ के बीच में रिलेशन था, हाँ था। और ये किसके बराबर था मिरर केस में, मिरर ही तो पढ़ रहे हैं, माइनस वी अपॉन यू, हाँ के ना, समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल सकता हूँ इसको, इसको मैं क्या करता हूँ, एच आई को यहाँ लिख देता हूँ और माइनस वी और यू को यहाँ लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ आपका, यहाँ पे लिखता हूँ आपका एच ओ। अब देखो इस सवाल में अगर, इस सवाल में अगर ध्यान दूं, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो यू क्या हो गया सर, ये हो गया यू। क्या यू चेंज कर रहा है क्या, सर यू चेंज नहीं कर रहा। अगर बॉडी नीचे जा रही है तो क्या वी क्या होता है, सर वी होता है, ये क्या वी चेंज कर रहा है क्या, नहीं सर। इसका मतलब क्या, इस केस में आपका वी एंड यू आर कांस्टेंट। अगर v और u कांस्टेंट है तो इसका सीधा साधा मतलब क्या है आपका, v अपॉन यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है। यानी जब डिफरेंशिएट करता हूं मैं जानता हूं कभी भी किसी m है x है और अगर ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा आपका y है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, dy बाय dy इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, m को ऐसे ले लूंगा और यहाँ पे dx दे दूंगा, ये सब करता हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ बात करूंगा, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों साइड को, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा सर आपका ये हो जाएगा डी एच आई इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एच ओ आ जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के दोनों साइड, क्योंकि मैं स्पीड की सब कुछ बातें स्पीड के बारे में कर रहा हूँ ना, तो मैं जानबूझ के दोनों साइड डी टी बाई डी टी से डिवाइड कर दूंगा ताकि मुझे स्पीड मिल जाए, और ये स्पीड ये लिखी रही, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ यहाँ पे इसको रखता हूँ तो फॉर्मुला डिराइव होके आएगा, वो क्या होगा, इट विल बी, ये हो जाएगा आपका वी आई पर परपेंडिकुलर वाला इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और ये हो जाएगा वी ओ परपेंडिकुलर। आई नहीं आई बात समझ में, ये फॉर्मूला डिराइव होकर आ गया। यार बच्चों ये सवाल आपसे फॉर्मूले में ना सीधे सीधे पूछा गया है, फॉर्मूला ही पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन आया वो फॉर्मूले पे। बस आपको ये समझने वाली बात है कि जब आपका अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो उसका माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आता है, और जब आपका परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो आपका माइनस वी अपॉन यू आता है। बस तो ये फॉर्मूला आई होप कि सबके समझ आएगा। इसमें कोई रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये वही वाला कंसेप्ट है, क्या, पैरेलल टू द मिरर, और पैरेलल टू द मिरर में आपका मिरर चलता है नहीं चलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सेम वेलोसिटी रहती है, बस यहाँ पर माइनस वी अपॉन यू। तो आई होप की वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आई है ना समझ में। चलो तो एक काम करते हैं, हम इस पे भी एक सवाल करते हैं, सिंपल सा, सिंपल सवाल है, प्लीज करना, प्लीज करना।
प्लीज बोल रहा हूँ, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू डालनी और कुछ नहीं करना। मान लो आपको ये प्लेन, इसके बाद एक एक छोटा सा सवाल और बचा है, उस सवाल के बाद हम आज की क्लास खत्म करेंगे और फिर कल नया टॉपिक शुरू होगा। कल का टॉपिक बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी पे, मैं इंपॉर्टेंट भी बोल रहा हूँ और ईजी भी बोल रहा हूँ। ईजी बिकॉज क्योंकि उसमें सब कुछ दिखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सारे जो टॉपिक हमने कल वाला जो टॉपिक पढ़ा आज वाला टॉपिक, ये बहुत हार्ड टॉपिक थे, मैं घुमा नहीं कर रहा, पर समझ में आने वाली बात है, तो समझ में जरूर आए होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका इस केस में आपका ये है ऑब्जेक्ट और इसकी वेलोसिटी मैंने आपको दे रखी है ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों साइन के साथ में और वैल्यू को सोच के आप लिखा करो, सब कुछ ये हो गया। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका जो डिस्टेंस मैंने यहाँ से आपको दे रखा है, इट इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल है आपका, क्वेश्चन है आपका, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्योंकि आपकी वेलोसिटी सिर्फ परपेंडिकुलर है तो इमेज की वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर आएगी, इसलिए सिर्फ वो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए निकालिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो वही फॉर्मूला बता देता हूँ कि वी आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू वी ओ परपेंडिकुलर। बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि वेलोसिटी आपकी परपेंडिकुलर है। अब इसमें क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा उसके हिसाब से, बहुत ही सवाल है यार, प्लीज कर दो। आपको मैं दे रहा हूँ मुश्किल से 3 मिनट में आपका आंसर आना चाहिए, प्लीज यार ट्राई करो। मेरी बुक ये है कि तुम लोग ये समझ नहीं आया आप वर्ड डाउन, चलो मैं समझा देता हूँ, वेरी गुड, ठीक है। डाउट पूछो ना, डाउट जो है वो मैं क्लियर, मेरा काम है क्लियर करने का। अब सुनो, अपवर्ड होगा डाउनवर्ड तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात की फॉर्मुला है, फॉर्मुला याद होगा तभी कुछ कर पाओगे, नहीं है तो वहां पे डिराइव करने तो नहीं बेटर, फॉर्मुला नहीं याद तो कुछ नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। माइनस वी बाई यू, और फॉर्मुला को याद करने का तरीका है कि अपवर्ड का वाला अलग फॉर्मुला है, सामने वाला का फॉर्मुला अलग है, वो सारे फॉर्मुले इस तरह से याद किए जाते हैं। तो ये फॉर्मुला है, इसमें क्या क्या पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, ये नहीं पता तो कहां से निकाल सकता हूँ, ये वी जब भी नहीं पता होगा तो मेरा फॉर्मुला से निकालूंगा, तो निकालूंगा, और ये नहीं पता। पहले वी पे बात करते हैं, तो पहले मेरा फॉर्मुला यानी यू, यू कितना हो जाएगा आपका -30 हो जाएगा। एफ, एफ कितना हो जाएगा, बच्चे यही गलती कर जाते हैं बहुत सारे, तो 10, इस बार तो नहीं करिए बहुत सारे बच्चों ने गलती, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वी निकालना है, अब इतना तो सबको मेरे ख्याल से निकालना आ ही क्या होगा, तो मैं सीधे से लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू रख के -1/10 + 1/30, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी, वी की वैल्यू निकल के आएगी -15। आई होप कि इतनी ही वैल्यू निकल के आई होगी सबकी। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका वी पता लग चुका है, तो बस फॉर्मूला पुट करना है, वी आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, क्योंकि सारी वैल्यू परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर आंसर आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे, वो हार्ड क्वेश्चन हम क्वेश्चन के फॉर्म में लास्ट में पढ़ेंगे। माइनस माइनस वी, वी क्या है आपका, वैल्यू हर चीज को माइनस प्लस के साथ रखना, हर चीज को विद साइन रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर पुट एवरीथिंग विद साइन, पुट एवरीथिंग विद साइन, और यहाँ पे साइन का फर्क पड़ जाएगा वी और यू में, क्योंकि पिछले पार्ट में तो स्क्वायर था तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, इसमें दिक्कत नहीं हो रही थी, इसमें दिक्कत हो जाएगी। माइनस वी, और यहाँ पे क्या है आपका -30, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी। अब बात आती है वेलोसिटी की, तो बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके हाथ में होनी है कि हम कहाँ प्लस मानेंगे कहाँ माइनस मानेंगे, आपके हाथ में। अगर आपने, और जनरली हम हमेशा ऊपर को प्लस मानते हैं, तो ऊपर को प्लस मान लिया और नीचे को माइनस मान लिया, जनरली हम मानते हैं। ये वेलोसिटी लिखा है मैंने, ये वेलोसिटी डायरेक्शन आपके हिसाब से, पर आपने जो मान ली वही फॉलो करनी है, आंसर भी उसके हिसाब से आना चाहिए। अब आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, सर ऑब्जेक्ट ये है, क्या ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो आपने क्या लिखोगे, वीओ लिखोगे, कैपिटल लिखता हूँ वीओ, कैसे लिखोगे, क्या +2 लिखोगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने +2 किया, हाँ यहाँ पे आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे, काटा पीटी मचाओगे तो 15 से इसको उड़ाओगे, 2 टाइम्स कटेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 कटेगा, 1 आ रहा है, सब कुछ -1 आंसर निकल कर रहा है, पर आंसर में जनरली -1 छोड़ के नहीं आते हैं, जब तक आपको बोले ना कि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। तो आप क्या करोगे, सर माइनस का मतलब क्या है, मैंने जो माना है उसके हिसाब से, मैंने जो चीज मानी है उसके हिसाब से आपका माइनस नीचे की तरफ होता है, राइट। तो ये नीचे निकला है, तो आप क्या बोलोगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और नीचे की तरफ आया तो आप लिखाओगे डाउनवर्ड। आई होप ऋतु जी ये बात समझ में आपको आ गई होगी, राइट, आ गई होगी, राइट। इसके क्वेश्चन आपको ऐसे में मिल जाएंगे, तो प्लीज वहां से करना। अब बच्चों आखिरी केस कर रहे हैं, और ये हार्ड है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि बीच में मैंने डाटा ही बहुत है, आप लोगों को समझाया बहुत है, पर प्लीज यार मतलब समझो, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, आपके लिए करना चाह रहा हूँ, ठीक है। केस थर्ड, और ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हार्ड है, मैथमेटिकल है, इसमें मैथमेटिक्स भी लगती है, पर मैंने देख जैसे हार्ड बोला 2-4 बच्चों ने वैसे पेन उठा के रख दी, पर समझाने की गारंटी मेरी है। जिनको मैथ आती है उनको बहुत ज्यादा फील आएगी इसमें, जिनको मैथ नहीं आती है उनको समझाने का मेरा काम है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। तो सुनो मैंने क्या किया, इस केस में मैं सीधे आपका वो कर रहा हूँ, डायग्राम को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को।
ठीक है, क्वेश्चन लेके ही सॉल्व करूंगा इसको। ये क्वेश्चन वैसे आप किसी किसी एग्जाम में चांसेस कम है कि क्वेश्चन आएगा, पहले आते थे बहुत पहले, जब आपका सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता हमारे टाइम में, जब कुछ हार्ड क्वेश्चन आया करते थे तब आते थे, अब नहीं आते इस क्वेश्चन। और ऐसी वर्मा में जब बाकी जगह पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सुनो, आपको क्या बोल रखा है कि इस केस में आपका एक पॉइंट है यहाँ पर, अब इस बार बॉडी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं रखी है, और उसकी इस तरह से वेलोसिटी दे रखी है आपको, कुछ वेलोसिटी में वैल्यू लेता हूँ, ताकि खैर वैल्यू लेने से कोई फायदा नहीं है, दे रखी वैल्यू, चलो 2 मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ इसका दे रखा है, खैर वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, हम वैल्यू से सॉल्व नहीं करेंगे, पर हाँ आपको समझाऊंगा कंसेप्ट इस सवाल का, सवाल कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ से आपका डिस्टेंस जो कि जनरली यू कहलाता है, वो आपको दे रखा है 30 दे रखा है। ये सवाल, ये सवाल, ये केस थर्ड के हार्डेस्ट सवालों में भी मैंने आपको आसान सवाल दिया है, क्योंकि सवाल बहुत हार्ड बन सकता है क्या सवाल, सवाल ये है, केस क्या है, केस ये है कि आपकी बॉडी प्रिंसिपल एक्सिस पर ना रखे, कहीं ऊपर रखी हो या नीचे रखी हो, और उसकी वेलोसिटी आपकी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और ऐसी भी हो सकती है, तब क्या करोगे। ये वाला केस तो नहीं होगा क्योंकि तो परपेंडिकुलर केस है, ये आइए तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा हार्ड। क्यों, क्योंकि बच्चों जब आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा हाइट पे रखी होती है ना, तो जो उसकी इमेज बनती है ना, उसकी इमेज जरूरी नहीं इतने ही हाइट पे बने, अगर यहाँ पे 2 पे है तो जरूरी नहीं उसकी इमेज 2 पे होने, उसकी इमेज शायद 1 पे होने, शायद 4 पे होने, कुछ भी बन सकती है। सवाल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अब क्या, सुनो, मैंने आपको बताया था कि जब आपकी कोई बॉडी मिरर के पास जाती है, जब आपकी कोई बॉडी मिरर के पास जाती है, तो उसकी जो इमेज है क्या वो मिरर से दूर जाती है। हाँ सर, ये बात पता ही थी आपने, लेकिन ये बात सिर्फ तब लागू होगी जब आपका बॉडी है प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी हुई। अगर बॉडी प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा ऊपर रखी है तो एच ओ और एच आई चेंज हो सकते हैं ना, हाँ सर चेंज होते हैं। इसका मतलब जैसे ही मैं इसके पास जा रहा हूँ, जब मिरर के पास जाता हूँ तो आपकी इमेज दूर जाती है और उसकी हाइट बढ़ती जाती है, मतलब वो बड़ा भी होता जाएगा, इमेज जो है वो नीचे जाती, बड़ी होती जाएगी ना, तो नीचे जाती जाएगी, तो नेट वेलोसिटी आपकी ऐसे कुछ निकल के आएगी। इसलिए क्वेश्चन बच्चों हार्ड हो जाएगा। इस बार आपकी वेलोसिटी ऊपर पीछे की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है, इस वजह से आपका वेलोसिटी नेट का या रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक सवाल बहुत अच्छा सवालों में से है, पर समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको मान लो मैंने क्या हाइट दे रखी है, किसी को वापस समझना हो तो मुझे बता देना, मैं वापस समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये केस समझाना, केस क्या है, बाकी तो सवाल कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो आप कर लो नहीं कर लो, वैसे एग्जाम में अभी सवाल आने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम होती है वैसे तो। ठीक है, मान लो इसकी हाइट मैंने आपको दे रखी है कुछ 1 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है एच। ठीक है, अब समझ लें, सवाल बहुत बेहतरीन है। ये वाला केस आई होप सबको समझ में आओगे, नहीं आया तो मैं एक बार आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार जल्दी समझ लो। मैंने क्या कहा कि आपका जब ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करता है तो इसकी एक पीछे वाली वेलोसिटी तो होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी, प्लस जब आपका ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है तो इमेज की हाइट क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, मतलब वो आपकी इमेज अगर यहाँ थी तो धीरे धीरे क्या करेगी, नीचे जाती रहेगी। अगर नीचे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो कोई नेट वेलोसिटी आएगी ना आपकी, तो ये नेट वेलोसिटी आपको इस सवाल में निकालनी होती है, इसलिए सवाल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। ओके, अब अगर हम सवाल पे वापस से लौट के आए सवाल में, तो समझो इस सवाल को करेंगे कैसे। पहली बात तो इस सवाल में आपके पास में वेलोसिटी दो तरीके से है, एक तो आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी है, और दूसरी आपकी परपेंडिकुलर वाली पे। तो हम दो केस यहाँ पे लेके चलेंगे, एक लेके चलेंगे अलोंग या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला केस लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों केसेस को एक साथ लेके चलेंगे, और दूसरा होगा आपका परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों को अलग अलग सोचेंगे। मिरर तो चल नहीं रहा है, तो मिरर के बारे में कोई प्रॉब्लम लेनी नहीं है आपको, मिरर तो चल नहीं रहा है। अब बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, अगर ये कर लिया ना, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बड़ी तो चीज सीख लोगे तुम आज। हार्ड है, पहली बात बिल्कुल हार्ड है, पर आईआईटी वालों को समझानी चाहिए, एडवांस में इस तरह के सवाल आते हैं। अलोंग टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है। ठीक है, तो देखो क्या मैं यहाँ पे आपका अलोंग यानी वी ओ पैरेलल की बात करूँ, पैरेलल का मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या वो आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ क्या मैं अगर यहाँ पे बात करूँ नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, नीट में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, खुश हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हार्ड है, एडवांस लेवल का। ये आईआईटी मेंस में भी नहीं आएगा और नीट में भी नहीं आएगा, पर समझ लो क्योंकि आखिरी केस है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके परपेंडिकुलर प्रिंसिपल, अगर ऑब्जेक्ट की बात करूँ, ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर, क्या ऑब्जेक्ट सिर्फ पैरेलल टू प्रिंसिपल जा रहा है ना, परपेंडिकुलर जा नहीं रहा, तो क्या ये जीरो हो जाएगा, हाँ सर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें इसमें कह रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं काम ही नहीं होता है यहाँ पे।
ठीक है, ये हो गया। अब सुनो आगे की बात। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका, सुनो, हाँ, जो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट होता है क्या, उसका मैं फॉर्मूला जानता हूँ, मैं पैरेलल और प्रिंसिपल परपेंडिकुलर दोनों से, इसलिए मैं दोनों फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सुनो, क्या मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि वी आई पैरेलल इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, क्या आपका यहाँ पे बन जाएगा वी ओ पैरेलल बन जाएगा। हाँ सर, ये बन जाएगा। अब वी ओ पैरेलल, अब इस चीज में पता क्या क्या है आपको, देखो, क्या आपको वी ओ पैरेलल पता है? हाँ सर, वी ओ पैरेलल पता है। क्या आपको वी आई पैरेलल निकालना पड़ेगा? हाँ सर, निकालना पड़ेगा। क्या यू पता है? हाँ सर, यू पता है 30 है। क्या ये वी पता है? सर, इसको मैं निकालूंगा। ये वी मैं कहां से निकालूंगा? सर, इस वी को मैं निकालूंगा यूजिंग मिरर फॉर्मूला, राइट। ये मैं निकालूंगा आपका मिरर फॉर्मूला की हेल्प से। ये बात भी समझ में आपकी? हाँ। अच्छा, क्या मैं वी आई पैरेलल को, क्या मैं आपका वी आई पैरेलल को, क्या मैं डी वी बाय डी टी भी बोल सकता हूँ, लेकिन पैरेलल वाला? ठीक है, हाँ सर बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी, डी वी बाय, क्या मैं इसको, ये पैरेलल वाला है, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज को क्या मैं डी स्मॉल वी बाय डी टी बोल सकता हूँ? ये वाली चीज मैंने आपको पहले बता रखी है। डी स्मॉल वी बाय डी टी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस का चेंज होना, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं इस वाली चीज को, क्या मैं डी यू बाय डी टी बोल सकता हूँ? हाँ सर, ये बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से जब वी मिरर फॉर्मूला से आ जाएगा तो क्या आप ये चीज निकाल पाओगे? तो मैं ये वाली चीज निकाल सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर आप ये क्यों लिख रहे हो डी यू बाय डी टी या डी वी बाय डी टी, ये समझ में आ जाएगा। अब बच्चों करनी है हमको मैथ में एंट्री, बड़े प्यार से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत हार्ड सवाल है, मैं मना नहीं कर रहा बिल्कुल, लेकिन आईआईटी वाले बच्चे के सवाल एडवांस में आते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, मैं किसी सवाल लेवल का सवाल छोड़ूंगा नहीं आपके। वी ओ परपेंडिकुलर, ये 0 है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है सर? इसमें आपका फॉर्मूला लगता है दूसरे वाला जो आपने बताया था। क्या फॉर्मूला बताया सर आपने? वी आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या माइनस वी अपॉन यू, क्या वी ओ परपेंडिकुलर, हाँ के ना। अब सर वी ओ परपेंडिकुलर क्या है? 0 है। अब देखना यहाँ पे वी ओ परपेंडिकुलर क्या है? 0 है। क्यों 0 है सर? जो इमेज है वो ऊपर तो जा ही नहीं रहा, परपेंडिकुलर जा ही नहीं रहा। हाँ सर, 0 है। अगर ये 0 हुआ तो क्या सीधी सीधी बात है, क्या तुम्हारा वी आई परपेंडिकुलर 0 नहीं आ जाएगा? अबे हाँ के ना, समझ में आई बात? जो बच्चे भी अटेंड करे, जितने बच्चे भी अटेंड करे, आप ध्यान दे रहे हैं सवाल पे, बताओ ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? क्या ये बात सही है या गलत है? जो मैंने लिखा है, क्या ये सही है कि गलत है? रितु जी बोल रही हाँ, तो समझ में आई ना? हाँ, मनदीप बोल रहे हैं सही है, ठीक है। मनदीप जी बोल रहे हैं हाँ सर, समझ में आ रही है। बिल्कुल हार्ड है पर आराम आराम से कर रहे हैं, और ये एक ही सवाल करेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। टाइम आज लग जाए कोई बात नहीं, टाइम का मुझे चिंता नहीं है, ना आपको चिंता होनी चाहिए। कहाँ जा रहे हो ऐसा? अर्षित जी बोल रही समझ में आ गया। याद हो कल मैंने ऐसी एक चीज आपको पढ़ाई थी, और फिर मैंने आपसे पूछा था कि ये बताओ बच्चों कि मैंने जो ये चीज लिखी है वो सही लिखी है गलत लिखी है? कल सेम टू सेम एक चीज मैंने कराई थी, और मैं आपसे बोला था सही लिखा है गलत लिखा है, और मैंने आपको बाद में बोला था अगर बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सही लिखा है गलत लिखा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि मैंने गलत ही लिखा है। ये गलत लिखा है, ये गलत है। क्यों गलत है? अबे अभी तो समझाया कि बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे सुनहरे लाल बच्चों, पीले बच्चों, ठीक है, अगर कोई बॉडी आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, हाँ वेरी गुड अमन, ऐसे जा रही है, तो उसके पास में एक ऐसे वेलोसिटी होगी, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम वी आई पैरेलल बोल देंगे। एक ये वाली वेलोसिटी भी होगी जिसको हम वी आई परपेंडिकुलर बोल देंगे, और इसका वी नेट निकल के आता है फिर अलग से। अगर बच्चों वी आई परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा तो वी नेट का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। मतलब सर वी आई परपेंडिकुलर 0 नहीं होना चाहिए, और लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक बोलता है वी आई परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लॉजिक तो ये बोलता है। लेकिन वी आई परपेंडिकुलर 0 निकल के आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये जो चीज आप कर रहे हो या ये फॉर्मूला लगा रहे हो ये गलत है, मतलब ये फॉर्मूला ही गलत है। अच्छा, ये फॉर्मूला गलत कैसे? ये तो आपने फॉर्मूला डिराइव करवाया था, डिराइव करवाया था। चलो डिराइव डेरिवेशन चलते हैं अच्छे से। डिराइव क्यों करवाया था समझ आया? याद करो, मैंने ये फॉर्मूला जब डिराइव करवाया था आपको, मैंने एक चीज यहाँ बहुत प्यार से बोली थी कि v एंड u आर कांस्टेंट, तब ये फॉर्मूला निकल के आता है। जब आपकी बॉडी परपेंडिकुलर जाती है तो ऊपर जाती है और नीचे जाती है, उस केस में आपका v और u कांस्टेंट रहते हैं, जिससे माइनस वी अपॉन यू भी कांस्टेंट रहता है। इसीलिए डिफरेंशिएट करके आपका ये कांस्टेंट रहा और आपने ये फॉर्मूला डिराइव करवा लिया, राइट। पर दिक्कत वाली सारी बात क्या है कि इस केस में क्या v और u कांस्टेंट है क्या बच्चों? नहीं है। इसलिए सवाल बहुत प्यारा, बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा बन गया। v और u कांस्टेंट, v क्या है? स्मॉल v, क्या है? स्मॉल v, यानी इमेज डिस्टेंस, क्या वो कांस्टेंट है क्या? अरे सर, अगर वो पीछे की तरफ जाएगा, अगर वो पीछे की तरफ जाएगा, नीचे वाले फिगर में देखो, अगर वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो क्या वी चेंज नहीं हुआ? क्या सर, वी तो चेंज होगा। अगर ये इस तरफ आ रहा है तो क्या वी चेंज नहीं कर रहा? हाँ सर, यू भी चेंज कर रहा है। अगर बेटा यू और वी दोनों चेंज कर रहे हैं तो वी अपॉन यू कैसे कांस्टेंट रह सकता है? और अगर वी अपॉन यू कांस्टेंट नहीं है तो ये तो फॉर्मूला ही गलत हो गया ना।
रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगेगा नहीं, इसमें रिलेटिव मोशन का कोई कंसेप्ट नहीं है कि मैंने मिरर को रोक रखा है। अगर मिरर चल रहा होता तो रिलेटिव मोशन कंसेप्ट लगा तब तो सवाल और हार्ड बन जाता, पर यहाँ पे मैंने मिरर को रोक रखा है इसलिए इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आई एम ओ एम का कोई मतलब नहीं है लगा लिखने का। अब बोला है सर आपने तो बात सही बोल दी कि वी और यू जब कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, और अगर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है तो क्या करेंगे। बात तो सही है। तब आता है आईआईटी एडवांस निकालने वाला बच्चा आगे और वो बोलता है देखो सर मैं मुझे देखो सर मैं करूंगा, मैं भी आईआईटी एडवांस का बच्चा हूँ ना इसलिए मैं भी करूंगा। तो देखो मैं बोलूंगा सर जब ऐसी गड़बड़ हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो हम करते हैं सर अपने बेसिक्स पे जाते हैं। बात परपेंडिकुलर प्रिंसिपल की होती है, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल से हम हमेशा हाइट को नापते हैं, तो यहाँ भी मैं हाइट वाली कंसेप्ट लाऊंगा, डी एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये होता है समझ आता है क्या। मैं एच आई इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आपका, यहाँ पे मैं एच ओ लिखता हूँ। ठीक है सर, अब याद करो जिसको भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता होगा उसने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, पढ़ा है प्रोडक्ट रूल। हाँ सर पढ़ा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मान लो मैं लिखा एक्स इंटू वाई इंटू जेड का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करूंगा, तीन चीजों का करा जाए, तो दो को कांस्टेंट मान लूंगा, तीसरे को डिफरेंशिएट कर दूंगा। ऐसे ही एक्स वाई डी जेड बचा एक्स जेड डी वाई, क्या यही करूंगा, बाकी दोनों कांस्टेंट मान लो और एक को डिफरेंशिएट करो। अब वही चीज यहाँ कर रहा हूँ, जो जो चेंज करता है सर उसको, जो चीज चेंज करती है उसी को डिफरेंशिएट बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। अब चेंज क्या कर रहा है सर, वी चेंज कर रहा है, हाँ तो इसको अलग लिखो, यू चेंज कर रहा है, हाँ इसको अलग लिखो, एस चेंज कर रहा है, हाँ इसको भी अलग लिखो। तो ये सवाल हो जाएगा भयंकर मैथमेटिक्स वाला। माइनस को अलग लिखो, यहाँ लिखो वी, यहाँ लिखो 1/u और यहाँ लिखो एच ओ। अब करो डिफरेंशिएशन और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी एच आई। बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन सवाल, मतलब मेरे को तो, और ये सवाल पता है किसका है, ये सवाल एरोडो का है। ये सवाल शायद आपको एससी वर्मा में भी मिलेगा और ये सवाल एरोडो में मिलेगा। जिसने बच्चा पढ़ रखा है ये चीज वही तो कर पाएगा, अब किसी ने पढ़ा ही नहीं तो बोलता टीचर को आता नहीं है, वो टाइम पास वाली बातें बोलता है, उसके भी रीजन। अगर हम वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या बचा, 1/u बचा, एच नॉट बचा, तो यहाँ डी भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बार जब करते हैं तो v को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो v u को करते हैं तो u का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर, वो आएगा -1/u स्क्वायर। बचा क्या सर, v बचा, h नॉट बचा, और साथ में क्या कर देंगे आप यहाँ पे du लिख देंगे। बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूँ मैं ये। अब इन दोनों कांस्टेंट मान लो तो यानी v अपॉन यू और यहाँ पे dh नॉट। आई होप कि सारे बच्चों को ये वाली चीज तो समझ में आई होगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन में से मैंने आपको 2-3 बार करवा दिया और इससे धीरे नहीं पढ़ा सकता मैं। ठीक है, अब क्या करता हूँ, पूरे को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ। अब पूरे को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, डी एच आई बाई डी टी। मजा आएगा तुम्हें, अगर जो समझ, जिसको समझ में आ गया ना वो समझने के बाद ये जरूर बोलेगा सर मजा आ गया, कुछ तो खतरनाक पढ़ा कुछ तो अच्छा पढ़ा मैंने, ये जरूर बोलेगा वो। क्या ये लिखवाओगे, हाँ सर। अब एक एक पॉइंट पे गौर करना, और एक एक पॉइंट आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या, तो समझो। ये डीवी बाई डी टी क्या है सर, ये है आपका इमेज डिस्टेंस का स्पीड। इमेज डिस्टेंस का स्पीड ये देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या ये लिखी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वी आई परपेंडिकुलर। तो क्या मैं इसको वी आई परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, वी आई पैरेलल बोल सकता हूँ, हाँ सर वी आई पैरेलल बोल सकता हूँ। अच्छा ये क्या है सर, डी यू बाई डी टी, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का चेंज, यानी क्या ये हो गया लेफ्ट साइड पे देखो, हाँ सर ये हो गया। और ये क्या होता है, क्या सर ये वी ओ पैरेलल होता है, हाँ सर ये वी ओ पैरेलल हो गया। ये सर क्या है, डी एच ओ बाई डी टी, अरे डी एच ओ बाई डी टी है क्या, ये होता है आपका वी ओ परपेंडिकुलर होता है ना, लास्ट टाइम देखा था। पर इस केस में अच्छी बात क्या है, वी ओ परपेंडिकुलर आपका 0 है, ये आता है डी एच ओ बाई डी टी। इस केस में 0 है। अगर मान लो सवाल ऐसा होता कि बॉडी आपकी एक्चुअली ऐसे जा रही होती तो आपको ये भी लेके चलना पड़ता। अच्छी बात है कि इस केस में ये आपका क्या है 0, इस केस में हमेशा 0 नहीं होता पर इस केस में 0 है। बस अब सवाल में देखो आपको क्या क्या पता, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी आई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें क्या क्या पता है क्या क्या नहीं पता, तुम बोलो सर क्या कर दिया, कहाँ से ऐसा ऐसा। यू पता है क्या, हाँ ये रहा यू पता 30 है। एच ओ पता है क्या सर, हाँ एच ओ पता है 1 सेंटीमीटर है। डीवी बाई डी टी यानी वी आई पैरेलल पता है क्या, हाँ सर यहाँ निकाला था मैंने, ये निकाला यानी पहले वाले केस में। हाँ नेक्स्ट यू पता है, वी पता है, वी कहाँ से आया मिरर फॉर्मूला से। एच ओ पता है, डी वाई वी ओ पैरेलल पता है क्या, हाँ सर ये भाई ये मुझे दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी पता है, यू पता है, डी एच ओ बाई डी टी आपको इस सवाल ने दे नहीं रखा, दिया होता तो आपको इसका इस सवाल में 0 है। तो क्या सब कुछ पता है क्या, अगर सब कुछ आ गया निकल के, सब कुछ आ गया निकल के, जिसके समझ में आ गया ना वो तो पागल हो जाएगा, मतलब सर लाओ आपके चरण कहाँ है। ठीक है, तो क्या यहाँ से आप वी आई परपेंडिकुलर निकाल सकते हो क्या, हाँ सर निकाल सकते हो। एक बार वी आई परपेंडिकुलर आ गया, वी ओ पर पैरेलल यहाँ से निकाल चुका हूँ, क्या मेरा यहाँ पे ये आ गया, इस आखिरी फिगर में देखो नीचे राइट हैंड साइड पे क्या ये आ गया,
और ये आगे, हाँ सर, तो क्या मैं यहाँ से वी नेट निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। क्या दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना? कितना हो जाएगा वी नेट? वी आई पैरेलल स्क्वायर प्लस वी आई परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होगा सवाल। समझ रहे हो क्या सवाल बनाई है? कितना खतरनाक सवाल, कितना बेहतरीन सवाल तुम्हारे सामने अभी पेश किया है। मैं पर इसको हिदायत नहीं दूंगा इसको पढ़ने की ज्यादा, ठीक है? ये आईआईटी एडवांस के भी मैं ऊपर बोलता हूँ इस क्वेश्चन को। ये वेरी वेरी हार्ड कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वेरी हार्ड। नीट में और आईआईटी मेंस इसके आसपास भी नहीं भटकेगा। एनसीईआरटी या सीबीएसई तो छोड़ी दो, खैर उनमें तो ये है ही नहीं सब कुछ, पर ये बहुत हार्ड है। पढ़ना तभी जब सब कुछ खत्म हो जाए या पढ़ने का इंटरेस्ट हो, वेरी वेरी हार्ड वाली कैटेगरी में आता है। पर मेन मुद्दा है कि आपको कुछ कुछ छुआ कि नहीं छुआ, छू के गया कि नहीं छू के गया, बस इतना होता है। जहर चीज है सर, पर सिलेबस से बहुत बाहर, बिल्कुल बाहर है, मना नहीं कर रहा। पर आईआईटी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे उसके भी है ना, उसके साइंस के मैथ्स के बच्चे भी है ना, आईआईटी वाले भी बच्चे, एक दो बच्चे यहाँ पे, तो उनके हिसाब से। पर मेरा मेन मुद्दा आपको ये समझाने का है कि आपको छू के गया नहीं गया। अगर छू भी गया, ऊपर से गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर छू के गया, अगर छू भी गया ना, तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ। ये सवाल एरोडो का सवाल है, ठीक है? अब आपको समझ में आएगा एरोडो हार्ड क्यों होती है। बेटा एरोडो हार्ड नहीं होती, एरोडो कंसेप्चुअल होती है। आप एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट को कैसे यूज करने वाले हो, उसका नाम है एरोडो। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलो इसी हार्ड सवाल के साथ में आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे ज्यादा आप सह नहीं पाओगे अभी की, ठीक है? कल हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो काफी आसान टॉपिक है और उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। वो आपके नीट आईआईटी दोनों में पूछे जाते हैं, और वो है आपका कटिंग ऑफ मिरर। अगर मिरर को काट दें तो क्या होगा, इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। चलिए, तो थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय। बाय बाय बाय, राम राम जी, नमस्ते जी, हाँ जी, जल्दी जी अब करके भागो, तो टाइम हो गया 11 बज गए ना। आज बहुत लंबी क्लास चली अपनी, पर हार्ड क्लास थी। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट अर्शी, गुड नाइट मंदी, गुड नाइट ऋतु। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।